हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल स्टडी चैनल। हम आज आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का एक प्रैक्टिस सेट हल करवाएंगे, जिसमें 1 से 100 तक क्वेश्चन हैं जो पूरे साल रहेंगे। तो हम और हिंदी में आपको पूरा सेट हल कराया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 1 दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें पहले से क्वेश्चन दिया है, जैसे पेपर में आपके पूछा जाएगा वही सब क्वेश्चन है। इसमें सभी क्वेश्चन है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, बाकी जितने क्वेश्चन आपके जिस प्रकार आते हैं, जिस प्रकार से आपके पेपर में व्यवस्थित मिलेंगे आपको, उसी प्रकार सेम सब क्वेश्चन इसमें दिया। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हुए चलते हैं और 100 नंबर तक हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 100 क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग सॉल्व इसका देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है। तो ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम लोहे का उल्लेख मतलब लोहे के साक्ष्य का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है। तो हमें ऑप्शन 4 दिए थे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। हम सिर्फ इसमें आंसर लिखे हैं, तो इसका आंसर दोस्तों होगा अतरंजी खेड़ा में। ठीक है दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए आप लोग। इसमें दिया है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन थे, जिसमें से हम सिर्फ इसका आंसर लिखें। तो इसमें सुत्त पिटक नामक अध्याय से है ये। ठीक है दोस्तों, अब ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है। तो दोस्तों, लिंगायत शैव संप्रदाय का अंग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या दे रखा है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी। तो इसे दोस्तों से कल्हड़ ने की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, मौर्य शासन काल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारिता कितनी थी। तो दर निर्धारिता मौर्य शासन काल के दौरान 1/6 भाग थी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें दिया बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया गया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी। तो संजीवनी नामक पत्र की रचना दोस्तों कृष्ण कुमार मित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी। तो पहली बार स्वराज की मांग दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों ये भी कांग्रेस के 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष मतलब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में इस मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों। और ये पेपर में ऐसा भी सिर्फ पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको सिर्फ 1906 भी लगा देना दोस्तों। और अगर आप लोग ये जो हम बता रहे हैं आपको, इसकी PDF आपको लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, और आपको टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग भूमि यानी कि जो हमारा भूपृष्ठ है, इसका कितना भाग हमें भूमि के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों जितना भाग उसका हमें 30% भाग भूमि के लिए उपलब्ध है। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 दिया है। 12 में क्या दिया है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों परपटी या भूपरपटी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है। यानी कि पंजाब में बड़ी कई आपलावन नहर है, जिसमें जल कहाँ से आता है। तो आप लोगों को सिर्फ लगा देना सतलुज नदी से जल आता है उसमें दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में
OTE का मतलब क्या है? तो OTE का मतलब दोस्तों समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा, यानी कि ओशियन टेम्परेचर एनर्जी। ठीक है दोस्तों। अब पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट है। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया है, भारत में छुपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो इसमें दोस्तों कृषि क्षेत्र पे लगाना आपको। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया है उसमें दिया आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो दोस्तों आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र निर्माता पर अधिक जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया है इसमें है निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? दोस्तों तो दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SGSRY का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर पर उत्पन्न करना था? दोस्तों तो इसमें ऑप्शन 4 है, इसमें से जो सही है यह है शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों, ठीक है, दोनों का अवसर उत्पन्न करना है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया दोस्तों, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? दोस्तों में कर की दर होगा, कर दी दर हो गया, कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रगतिशील कर कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकारी करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो इसमें अधिकार परीक्षा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और 22 क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया दोस्तों में, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है? दोस्तों भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर जो 23 इसमें पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाअभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? दोस्तों तो भारत के राष्ट्रपति को उनका कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व एक संसद के दोनों सदन में महाभियोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका संसद के दोनों सदन सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया इसमें संसदीय स्वरूप की सरकार में ऑप्शन में दिया है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसमें दिया भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें भी दोस्तों 4 ऑप्शन थे, जैसे आप लोगों को मालूम होगा, जो इसमें सही है हम उसको दिए। बाकी आपको अगर ऑप्शन देखने हैं तो आप लोग प्रैक्टिस सेट ऊपर दिया है, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो सही तो क्या है, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया है ये क्या है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए। तो जो दोस्तों जब पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को हम जब लॉन्च करते हैं तो उसमें ऊर्जा शून्य होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 27 है, टेस्ला चुंबकीय किसकी इकाई, यानी टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होगी दोस्तों। ठीक है, क्षेत्र की इकाई टेस्ला चुंबकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क दोस्तों बॉक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसमें दिया नाभिकीय बल है, तो इसमें नाभिकीय बल दोस्तों लघु परासी आकर्षण बल है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो जो पुंकेसर होता है दोस्तों अपने पराग कोषों और पत्तियों से U4BAC में मिले होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर जो 31 है दोस्तों, यहाँ से हमारी मैथ चालू होती है, अंकगणित, इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, आपको सिर्फ बताते जाएंगे, आप लोग समझते जाइए। तो इसमें क्वेश्चन दिया था 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि 2 संख्याएं 45 और 55 इसमें से निकाल दी जाएं तो
शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व कर दिए, आप लोग समझ लीजिए। यानी कि हमारे पास जो 50 संख्या थी तो इनका औसत 38 था, ठीक है दोस्तों। तो जब 50 संख्याओं का कुल औसत निकाला जाता है तो दोस्तों जितनी संख्या होती है उनका औसत में उसको हम गुणा कर देते हैं तो उनका कुल औसत निकल आता है। तो हम जो 38 को 50 से गुणा किए तो यहाँ पे हमें 1900 मिला, ठीक है दोस्तों। तब संख्या कितना निकाले थे, 45 और 50 निकाले थे। तो जब इनको ऐड करेंगे दोस्तों तो 45 और 50 को ऐड करने पे हमें 100 मिलता है। तो 1900 में से जब हम 100 घटा देंगे दोस्तों तो 1800 मिलेगा। अब बाकी संख्याओं का योग इसमें निकाला था हमें, जो क्वेश्चन में पूछा था कि तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो शेष संख्या हमारे पास 50 है, इसमें से हमारी दो संख्या निकल गई 45 और 55, तो बची 48 और उनका औसत कितना बचा 1800। तो 1800 को हम 48 से जब डिवाइड करेंगे तो 37.5 जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया दोस्तों, यदि एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए, यानी किसी टेलीविज़न का मूल्य जिससे कुछ भी हो सकता है, यानी हम इसमें 100 माने तो 100 था, उस पर 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए। यानी कि जो मूल्य हो जाएगा उसमें से कितने प्रतिशत घटाया जाए कि मूल्य फिर पुनः मूल स्तर पर वापस आ जाए। यानी कि जितना मूल्य उसका बढ़ा है उसमें कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि वह पुनः अपने मूल्य स्तर पर वापस आ जाए। तो यह लोग माना यदि टेलीविज़न का मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं तब 25% की वृद्धि का मूल्य जो इसमें फार्मूला दिया दोस्तों, वास्तविक मूल्य गुणे 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत बटे 100। दोस्तों ये फार्मूला कई बार प्रयोग होगा। यानी अगर यहाँ पे वृद्धि था दोस्तों तो 100 में प्लस हो गया है। यहाँ पे जो 100 ऊपर दिया है यहाँ पे हम 100 माने इसलिए यहाँ पे 100 रखेंगे, वरना यहाँ पे हर क्वेश्चन में जो दूसरा संख्या मिलेगी हमें यहाँ पे दूसरी संख्या पुट करनी रहेगी। अगर कमी होगा दोस्तों तो माइनस करना है और वृद्धि होगी तो प्लस करना है। यहाँ पे वृद्धि की बात है इसलिए हम प्लस किए, ठीक है। और 100 से हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें वास्तविक मूल्य हम 100 माने हैं और जो वहाँ पे 100 फार्मूले में देता 100 प्लस 25% वृद्धि तो 25 जोड़ के 100 से डिवाइड कर दे दोस्तों। तो इस 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया और 100 में 25 जोड़े तो 125 आ गया। यानी कि जब हमारे मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, जितना टेलीविज़न का मूल्य था तो वो 125 रुपये हो गई। पुनः टेलीविज़न का वास्तविक मूल्य में लाने के लिए मूल्य में x% की हम लोग कमी की करते हैं। यानी कि उसमें हमें मूल्य को मूल स्तर पे लाना था, तो इसलिए हम क्या करते तब अभी आपको बताएं कि हमारा मूल्य कितना होगा 125 रुपये होगा, दोस्तों 125 लिख देंगे यहाँ पे वास्तविक मूल्य। अब हमारा 125 हो गया गुणा, अभी हम बताएं 100 की जगह पे 100 लिखा जाएगा दोस्तों। और वृद्धि होगी तो प्लस होगा, कमी होगी तो माइनस होगा। तो यहाँ पे हमें कमी निकालना, तो यहाँ पे माइनस में यक्स कर दिया, यानी कि x% की कमी हुई है तो यक्स लिख दिया और बटे में 100 लगाना था। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो ये यक्स हमारा 100 माइनस एक्स इसको एक तरफ ले आए हैं और ये जो 100 है वो 100 में हमारा गुणा होकर 125 से डिवाइड हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 100 माइनस एक्स बराबर 80 आ गया। यानी कि एक बार हम लोग 25 से काटे तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, फिर 5 से काटे तो 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आ गया, यानी 20 चौक 80 हो गया दोस्तों। अब इधर जो 100 माइनस यक्स था इधर से हम 100 को 80 की तरफ भेजेंगे दोस्तों, तो इधर माइनस का यक्स बचेगा और बराबर में 80 माइनस 100 हो जाएगा। तो जब माइनस एक्स बराबर माइनस का 20 बचेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा दोस्तों, तो एक्स बराबर 20% आ जाएगा। यानी कि हम लोग जो मूल्य बढ़ गया 125 हो गया तो इसमें से अगर हम 20% लेस करते हैं दोस्तों तो पुनः टेलीविज़न का मूल्य अपने स्तर पर आ जाएगा। अब आप लोग इसको सिर्फ डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते थे, इधर साइड में दिया है तो ट्रिक से आर बराबर हमें कितने दिया था, यानी कि 25% दिया था। तो प्रतिशत कमी के लिए आप लोगों को फार्मूला क्या लगाना, R/100 प्लस R इंटू 100, यानी कि R बटे 100 प्लस R गुणे में 100। तो R का मान आप लोग ऊपर 25 रखेंगे, नीचे 100 प्लस 25 गुणे में 100। तो ऊपर जब 25 का गुणा 100 में होगा दोस्तों 2500 हो जाएगा, यानी कि 2500 हो जाएगा, बटे में 125 हो जाएगा। अब आप हम लोग जब 25 से डिवाइड किए तो ऊपर 100 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। तो 5 से अब 100 को डिवाइड करें तो 20 आएगा, यहाँ पे 20% आ गया दोस्तों। तो ये होगा ट्रिक से भी आप लोग कर सकते हैं।
तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 33 दिया है, 2 गुणे में बड़ा ब्रैकेट है, फिर 3 है, प्लस में 2 है, फिर गुणे में मंझला ब्रैकेट है, फिर 3 माइनस छोटा ब्रैकेट में 6/2, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर प्लस 7, फिर कैपिटल मतलब बड़ा ब्रैकेट है। इसको हमें सॉल्व करना, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम बोर्ड मास के नियम से सॉल्व किए हैं। तो यानी कि पहले हम इसमें जो 6 को भाग किया, तो 6 से 2 को भाग, 2 से जब 6 को भाग किया दोस्तों तो 3 माइनस 3 आ गया, आप अंदर देख सकते हैं। फिर जब 3 में से 3 जाएगा दोस्तों तो 0 आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं 0 भी लिखा है। फिर 2 गुणे इसमें जब 3 प्लस 2 गुणे 0 प्लस 7 यानी कि यहाँ पे 3 से 3 का 0 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे तीसरे लाइन में कह दिया 2 गुणे ब्रैकेट में 3 प्लस 7 यानी कि जब 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 7 हो जाएगा दोस्तों, तो 2 गुणे 7 3 10 यानी कि 10 हो गया। 10 का गुणा जब 2 में होगा दोस्तों तो 20 आ जाएगा, इसका 20 आंसर होगा जो पूरा आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 34 दिया दोस्तों, इसमें क्या है 2/3 3/5 5/8 में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर हमको बताना है। तो अब हम लोग पहले से एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या आएगा पॉइंट में आंसर। जब दोस्तों हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.66 कर आता जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 3/5 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 आएगा, ठीक है दोस्तों। और जब 5 को 8 से हम लोग डिवीजन कर यानी डिवाइड करते हैं तो 0.625 आता है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या हमारी 0.666 है, उससे बड़ी 0.625 है, सबसे छोटी संख्या है 0.6, उससे बड़ी 0.625 है और उससे बड़ी 0.666 है। तो हम लोग इसे पहले से आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम पे लिखने में पहले 3/5 आएगा यानी कि सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या 5/8 तो 5/8 आ गई, फिर उससे बड़ी संख्या दोस्तों 2/3 है, ठीक है। तो 2/3 आ गई। अब इसमें हमको क्या क्या ज्ञात करना था, यानी कि में से बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करना। इसमें सबसे छोटी भिन्न दोस्तों कौन सी देख सकते हैं आप लोग 3/5 है और सबसे बड़े भिन्न 2/3 है। तो इन दो भिन्नों का अंतर, अब हमें 2 भिन्नों का अंतर क्या करना, सबसे बड़े में से हम सबसे छोटी घटा दी है। सबसे बड़ी में से छोटी जब घटाया तो देख सकते हैं आपको 5 जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका तो 5 2 10 और 3 3 9 और बटे में 3 बचे 15। तो 10 में से 9 गए दोस्तों, 1 और नीचे 15 आ गया, तो 1/15। इन दोनों भिन्नों का अंतर 1/15 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 35। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ब्रैकेट में 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको अगर ऑप्शन में आपका सीधे सीधे दिया होता, अब आप लोग ऑप्शन से हल कर सकते थे इसे डायरेक्ट, लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे तो आप लोग वर्गमूल पूछो तो आप लोग उस पे इसके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम दूसरे लाइन में इसको 272 प्लस 128 एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में 272 माइनस 128 किए हैं, ठीक है। फिर ब्रैकेट में आप लोग देख सकते हैं हम फार्मूला लिखे, ये एक ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है दोस्तों। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों होता है ए माइनस बी। सेम हम यहाँ पे यही लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें 272 में 128 प्लस करेंगे दोस्तों 400 हो जाता है, और 272 में जब हमें 128 माइनस की दोस्तों तो हमारा 144 आ जाता है। तो आप लोग एक बात और भी हम ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे चौथे स्टेप में हम 20 × 20 कर रहे हैं, यानी कि इसको अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए ऐसा कि तो 20 × 20 और 144 को 12 × 12 लिख सकते हैं। तो आप लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक जो वर्ग होता है वहाँ पे एक मतलब वर्ग निकालेंगे तो एक कैंसिल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 20 का सिर्फ एक बार 20 लिखा जाएगा, 12 को एक बार 12 लिखा जाएगा। तो 20 × 12 आ गया, जब 12 को 20 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 240 आ जाता है। इसी तरह हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 240 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 36 आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम हिंदी से कुछ क्वेश्चन मिलता है व्याकरण से। इसमें दिया नए सर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दोस्तों मिलते हैं, तो ये आप लोग ऑप्शन वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखें तो नए सर्गिक का विलोम शब्द जो होता है कृत्रिम,
यहाँ पे दोस्तों हम लोग ऑप्शन लिख सकते थे, लेकिन ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे हैं ताकि आप लोग सिर्फ इसमें सही आंसर देखें, और जो आप लोग देखते हैं एक बार में वही आपके दिमाग में सेव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर ये नहीं याद होगा तो वहाँ पर जब पेपर में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो डायरेक्ट आपको जब सही वाला आंसर ही यहाँ से जो दिखेगा आप लोगों को, तो आप लोग डायरेक्ट वो सही आंसर देखेगा तो आप लोग उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ सही वाला ऑप्शन ही लिखे। यहाँ पे हम अगर 4 ऑप्शन लिखते तो फिर आप लोग पहले 4 ऑप्शन देखते, फिर उसमें से सही वाला देखते, तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ सही वाला लिखे हैं ताकि आप लोग यहाँ पे सही ऑप्शन देखकर और सही ही आपके दिमाग में सेव रहे और आप वहाँ पर जाएँ तो सही वाले ऑप्शन पे ही टिक करें। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम सही वाला ऑप्शन लेंगे। तो नैसर्गिक का जो विलोम होगा दोस्तों वो कृत्रिम होगा। निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण क्या है? तो आप लोगों को दोस्तों 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे जिसमें से परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात करना होगा। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन हम बता दे रहे हैं दोस्तों। एक मीठा था, एक पश्चिम था, एक तनिक था और एक गीला था। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 4 ऑप्शन इसमें दिए थे। तो तनिक शब्द से माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट हो रही है। ठीक है दोस्तों, यह परिमाणवाचक विशेषण है, यानी कि इसमें 7, यानी कि जो इसमें दिया है ना मीठा है और पश्चिम है और गीला, इससे हमें कोई मतलब तनिक है जिसमें तौल माप की, जिसमें से हमें तौल माप संबंधी विशेषता प्रकट हो रही है, इसलिए इसको दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण हम कह सकते हैं। इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जब 38 आता दोस्तों, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? ठीक है, यानी कि इसमें भी दोस्तों 4 ऑप्शन दिया था। इसमें दिया था यानी कि ऐसा क्या जो भविष्य में हो सकता है, यानी कि इसमें क्या दिया है, राधा कल घर गई, तो ये भविष्य वाला कोई बात नहीं हुई दोस्तों। तीसरा क्या था, तुम घर कब जाते हो, ये भी यानी डेली हो रहा है। और ये जो तीसरा ऑप्शन है, राजा मिल गया था, तो राजा मिल गया था, ये भी हमें भविष्य के कोई हो नहीं दिया। उसमें हम जो सही लिखे इसमें क्या था, शायद कल रवि आ जाए, तो ये भविष्य में हो गया। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सही हुआ इसमें। अब क्वेश्चन नंबर जो 39 दिया है, वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद हमें करना है। तो वागीश शब्द का जो संधि विच्छेद है दोस्तों, इसमें ये देखे तो क्या, वाक धन ईश, यानी कि का जो यहाँ पे आधा का है, यानी ठीक है, वाक धन ईश होगा इसका संधि विच्छेद। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसमें दिया है एकाएक में कौन सा समास है? दोस्तों समास बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर आप लोगों को अव्ययी भाव समास से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप समास एक बार अगर पढ़ लेंगे तो शायद आपका समास का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एकाएक में अव्ययी भाव समास होता है। अब आइए दोस्तों हम 41 से 45 तक जो क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। तो हम लोग एक बार पैसेज रीड कर लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है द फर्स्ट स्टेप इज फॉर अस टू रियलाइज दैट अ सिटी नीड नॉट टू बी अ फ्रस्ट्रेट ऑफ लाइफ, इट कैन बी among other things a mechanism for enhancing life, for producing possibilities of living which are not to be realized except through cities, but for that to happen delivery rate, ठीक है, deliver rate and drastic planning is needed down as much as animals must have their system of organs those for transport and circulation are an obvious example। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑब्वियस एग्जाम्पल, ये हमारा पैराग्राफ हो गया दोस्तों। इसमें जो 41 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द अपोजिट टू द वर्ड फ्रस्टर इन द पैसेज। दोस्तों जो फ्रस्टर शब्द है ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसमें हमें ऑप्शन 4 दिए थे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो सही हो प्रमोटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 दिया, द वर्ड ड्रेस्टिक इन द पैसेज, जो ड्रेस्टिक वर्ड है किससे संबंधित है?
तो हमें पावरफुल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 43 दिया है इसमें दोस्तों क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन नेपोलियन हैड, जिसमें प्रीपोजिशन है इसे हमें, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए दोस्तों उसे भरना है। तो इसमें क्या दिया, नेपोलियन हैड जीनियस फिल इन द ब्लैंक, फिर क्या है, मिलिट्री टैक्टिक्स विदाउट डाउट ही इज जीनियस, फिर फिल इन द ब्लैंक दिया है। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों, नेपोलियन हैड जीनियस फॉर मिलिट्री टैक्टिक्स विदाउट डाउट ही जीनियस इन दोस्तों। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया यानी खाली स्थान दिया वहाँ पे भरा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 44 दिया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहा है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स ही दिया है। यहाँ पे कहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अपॉर्चुनिटी वर्ड। तो इसमें क्या दिया, प्रिया इज नॉट फॉर द काइंड ऑफ ए जॉब, यानी कि यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक दिया इसमें भरा जाएगा प्रिया इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 दिया है इसमें, व्हिच कंजक्शन विल बी द मोस्ट दोस्तों दिया क्वेश्चन नंबर 45, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, व्हिच कंजक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, यू विल नॉट सक्सीड, यू वर्क हार्डर। ठीक है दोस्तों, वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो देन यानी कि अनलेस हो जाएंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देन भरा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा क्या आता है 46, ये अब लोग रीजनिंग से हमारा क्वेश्चन 46 से 50 तक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग रीजनिंग से जो क्वेश्चन है उससे हम समझते हैं। इसमें क्या दिया है, महाराष्ट्र अनुपात भारत समानुपात टेक्सास। तो जो महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है, इसी तरह जो टेक्सास है ये भी यूएसए यानी अमेरिका का एक राज्य होगा। तो टेक्सास जहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे हम लोग यूएसए भर सकते हैं, या आपके ऑप्शन में अगर अमेरिका है तो आप लोग अमेरिका भी भर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 जो है इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से हमें विषम शब्द अक्षर युग्म चुनना है। दोस्तों हम इसमें ऑप्शन लिख दिए थे, इसमें ऑप्शन पहला वर्ग था, दूसरा गोलक था और तीसरा आयत था और चौथा वृत्त था। जिसमें जो हमारा सही है दोस्तों वो क्या सही है, गोलक सही है दोस्तों। गोलक क्यों सही है, गोलक के अतिरिक्त अन्य सभी जो है दोस्तों वो द्विविमीय यानी कि 2D आकृति है, और जबकि जो गोलक होता है दोस्तों ये एक त्रिविमीय यानी कि 3D आकृति होती है, इसलिए इसमें गोलक दोस्तों सबसे अलग होगा। अरे दोस्तों इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 48 है काफ़ी लंबा दिख रहा है, ये पढ़ते हैं। इसमें भी प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको मानना है कि दोनों कथन सत्य हैं, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से निश्चित रूप से कथन द्वारा सही निकाला जा सकता है, यदि कोई हो, यानी कि जो इस पहले हमें इसमें जो तो कथन दिया है फिर निष्कर्ष दिया फिर ऑप्शन दिए रहते हैं दोस्तों। तो कथन क्या है, इसमें कोई वर्ग आयत नहीं है, यानी कि जो वर्ग है वो आयत नहीं है, और सभी आयत हैं जो वो सब त्रिभुज है। तो निष्कर्ष में क्या है दोस्तों, कुछ त्रिभुज वर्ग है, और दूसरा निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों, कुछ त्रिभुज आयत है। जिसमें साफ साफ दोस्तों लिखा गया था, ऊपर देखिए कथन में कोई वर्ग आयत नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट निष्कर्ष निकला दोस्तों इसमें यही दिया है कि कुछ त्रिभुज वर्ग है, यानी कि कुछ त्रिभुज वर्ग है, यानी कि एक जब आयत त्रिभुज आयत जब वर्ग आयत नहीं है तो आयत वर्ग भी नहीं होगा। तो जब सभी आयत त्रिभुज हैं तो जब त्रिभुज आयत होगा तो त्रिभुज वर्ग नहीं हो सकता, इसलिए हमारा पहला निष्कर्ष गलत है। और इसमें ऑप्शन में दिया था कि ऑप्शन में दिया था फर्स्ट एंड सेकेंड यानी दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है इसमें केवल निष्कर्ष 2 ही सही थे, इसलिए हम दोस्तों क्वेश्चन का 2 ही दिए हैं। ठीक है दोस्तों,
अब भाई हमारा मतलब केवल निष्कर्ष 2 ही सही, यानी कि कुछ त्रिभुज ही आयत हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, इसमें क्या दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 31,523 को काउ यानी कि COW लिखा जाए तो इसमें दिया 31 लाख दोस्तों 3,12,15,311 को क्लॉक लिखा जाए तो 1,00,00,000 में 14,97,820 को कैसे लिखा जाएगा। तो अब हम आप लोग को बताते हैं इसमें कैसे क्या लिखा जाए। यहाँ पे काउ लिखा दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं जो इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं, यानी सी है तो इसको सी हमारे जो यानी कि ये ABCD होते हैं, यानी कि सी तीसरे नंबर पे आता है, तो यहाँ पे सी को हम तीसरा नंबर दिए हैं, और जो ओ आता है दोस्तों ये 15वें नंबर पे आता है, जैसे 15 नंबर। तो डब्लू आता है दोस्तों ये 23 नंबर पे आता है, इसलिए 3, 15, 23 इसको लिखती है। ऐसे क्लॉक को जब हम लिखे तो सी तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों, यल हमारा 12 नंबर पे आया, और वो हमारा 15 नंबर पे आता है, उससे फिर हमारा 3 नंबर पे आता है, ओके 11 नंबर पे आता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्लॉक को 3, 12, 15, 311 यानी कि 3,12,15,311 लिख सकते हैं। उसी प्रकार जो यहाँ पे दोस्तों दिया था 14,97,820 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम दोस्तों लिख सकते हैं 14 होता है वो दोस्तों यन आता है, ठीक है, तो हम यन लिख सकते हैं इसको। ऑप्शन में नाइट दिया था तब दोस्तों आप लोग 1 की जगह पर ए लिख सकते थे, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट यन लिखे। तो 14 नंबर पे दोस्तों यन आता है, और 9 नंबर पर दोस्तों आई आता है, 7 नंबर पे जी आता है, और 8 नंबर पे एच आता है, और 20 नंबर पे हमारा टी आता है। इसलिए दोस्तों 14,97,820 को हम लोग नाइट लिख सकते हैं, इसलिए 49 का हमारा ये आंसर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में जो दिया है, सायंकाल यानी शाम को 8:30 बजे घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है दोस्तों। हमें शाम को 8:30 बजे घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। कैसे, इसमें क्या दिया है, 8:30 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण जो होगा, यानी कि 8 + हाफ यानी कि 1/2 गुणे में 30 डिग्री। अब देखिए जब ये 8 + 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 17/2 गुणे में 30 बराबर 255 डिग्री आ जाएगा। अब आधा घंटा अर्थात 30 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 30 × 4 यानी कि 180 डिग्री हुआ। अभीष्ट कोण, अब आप लोगों को दोस्तों मालूम हुआ जो कोण होगा, यानी कि 255 - 180 डिग्री अभी निकाले हम। अब 255 में से दोस्तों हम 180 डिग्री जब घटा देंगे तो हमारा 75 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि 8:30 बजे जो दोनों घड़ी की मिनट की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का जो कोण होगा दोस्तों वो 75 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, इसमें क्या दिया है, केंद्रीय रेल मंत्री ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो दोस्तों वो हमारा रेलवे स्टेशन का नाम है नौगढ़ रेलवे स्टेशन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, ये करंट अफेयर्स से है दोस्तों, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है दोस्तों, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया। दोस्तों ये हरिद्वार उत्तराखंड में है। यहाँ पे क्या गया दोस्तों, आप लोग गलती से वाराणसी मत लगा देना दोस्तों, इसका आंसर हरिद्वार उत्तराखंड होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 दिया, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु कितने फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया गया दोस्तों। तो 2019 में लिया गया था, 218 फास्ट ट्रैक अदालतें की गई, जिसमें 144 अदालतें दोस्तों सिर्फ बलात्कार के मामलों को सुनवाई के लिए किए गई हैं दोस्तों। ये हमारे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में लिया गया था, ठीक है दोस्तों। इसमें 218 फास्ट ट्रैक अदालतें निर्धारित की गई हैं, ठीक है दोस्तों, का गठन किया गया है 218 फास्ट ट्रैक अदालतों का। क्वेश्चन नंबर 54 दिया, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में आवंत मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
सिमरत कौर बादल जब केंद्रीय मंत्री थी, ठीक है दोस्तों, उस समय अवंत मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 55 निकल कर आता है, इसमें दिया निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की गई? तो दोस्तों हमारे ये उत्तर प्रदेश में किया गया दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 56 आता है, इसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2021 में भारत का दोस्तों 10वां स्थान रहा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जब 57 आता है दोस्तों, इसमें दिया है किस भारतीय अंपायर को सत्र 2020 और 21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया था? तो ये हमें नितिन मेनन को शामिल किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 58 दिया, विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 जो दिया है, इसमें क्या कहा है, फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने निम्न में से किस वर्ष 2019 का भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया था? तो फरवरी 2021 में दोस्तों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में निम्न में से किस वर्ष 2019 का भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया था? तो दोस्तों डॉक्टर सूर्यबाला को ये सम्मान 2021 में प्रदान किया गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 दिया है, वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये दोस्तों हमारे नोएडा में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 61 आता है, इसमें क्या है, ये उपन्यास द करेक्शंस के लेखक जोनाथन फ्रांजन है। इसी तरह दोस्तों फिर इसमें बात पूछा गया है, बा में क्या कहा है, उपन्यास ए विजिट द गून स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स हैं। सा उपन्यास 40 थीव्स के लेखक थॉमस पेरी है दोस्तों। जिन्होंने आदि में द करेक्शंस के लेखक जॉन थन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अभी याद रखना थन है, जोनाथन फ्रांजर है। अब इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें उपरोक्त में से दोस्तों आ और सा यानी उपन्यास द करेक्शंस के लेखक जोनाथन फ्रांजर नहीं है, और सा उपन्यास 40 थीव्स के लेखक थॉमस पेरी नहीं है। इसमें बा सही है, यानी कि उपन्यास ए विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स है। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 62 निकल कर आता है हमारे प्रैक्टिस टेस्ट से, इसमें क्या दिया है, आज़ाद बचपन की ओर नामक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? यानी कि जो आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक दोस्तों, यहाँ पे नामक पुस्तक है, पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? PDF में कुछ दिक्कत आ गई जी, आप नामक के बाद आप लोग पुस्तक लिख सकते हैं। पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो हमारे राधाकांत भारती द्वारा लिखी गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 में जो दिया दोस्तों, जल चौगन पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों जो जल चौगन पोलो खेल है, इसकी टीम में 7 खिलाड़ी दोस्तों होते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी क्वेश्चन नंबर 64 जो दिया है, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन दोस्तों अपने ही भारत देश में किया गया था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? दोस्तों तो आस्का कार्ल पिस्टोरियम ब्लेड रनर के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर जो 66 निकल कर आता है दोस्तों, इसमें क्या दिया है, इतिहास से रिलेटेड है। इसमें दिया
खोज से है और काफ़ी चीज़ से है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों छिन्न अंग यानी किसी जो उनमें किसी अंग की कमी हो उसे छिन्न अंग वाला कहा जाता है। तो छिन्न अंग भारतीय महिला कौन थी? वो अरुणिमा सिन्हा जी थी। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 67 में सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति कौन है? ये डिकी डोल्मा है। डिकी डोल्मा नाम का व्यक्ति है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 68 दिया है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी दोस्तों हमारे यहाँ हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 69 दिया है, इसमें क्या कहा है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बेल्जियम एक देश है। इसमें दिया टू द पॉइंट किसकी कीर्त है यानी कि रचना? टू द पॉइंट दोस्तों विलियम स्टोट की रचना है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 71 से 76 के लिए आपको ये गद्यांश पहले पढ़ना होगा। तो आइए हम लोग ये गद्यांश पूरा एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिर संयुक्त आचरण न तो साहित्य न के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेदों की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, न अंजलि से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के आरंग में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है दोस्तों। अब इसी में हमारा जो क्वेश्चन निकल कर आता है, तो क्वेश्चन नंबर 71 दिया है। इसमें क्या दिया है, प्रेम की भाषा क्या है दोस्तों? तो प्रेम की भाषा शब्द रहित है। आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हैं। तो प्रेम की भाषा हमारा जो है दोस्तों वो क्या है, शब्द रहित है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर जब 72 देखते हैं, इसमें क्या क्या, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी अरण्य का पर्यायवाची आप लोग भी समझ सकते हैं अपने भाषा में। अरण्य का पर्यायवाची दोस्तों जंगल होता है। इसमें देखिए यत्न से आशय है, यानी यत्न मतलब आप लोग अपने भी भाषा में आप लोग जान सकते हैं इसमें आप, लेकिन ध्यान दीजिए यत्न का मतलब प्रयास होता है दोस्तों। ठीक है, यत्न मतलब प्रयास होता है। यत्न का आशय हम लोग दोस्त प्रयास से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 74 दोस्तों, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? तो जो दोस्तों पूरा हमारा ये गद्यांश दिया है जिसमें संयुक्त आचरण न साहित्य के लंबे, यानी कि जो गद्यांश है हमारे आचरण की महिमा का वर्णन करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 75 इसमें गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, यानी कि इस गद्यांश में हमसे उपयुक्त शीर्षक पूछा, तो इस पूरे गद्यांश का जो शीर्षक होगा दोस्तों सच्चा आचरण होगा। ठीक है, नहीं सच्चा आचरण रखने वाला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा यहाँ पे सच्चा आचरण होगा दोस्तों। अगर आप लोग अच्छे से गद्यांश रीड कर ले रहे हैं तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग अच्छे से आंसर इसका इसी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 76 से तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा जब ये भी गद्यांश हम लोग एक बार रीड करते हैं फिर इसका आंसर देते हैं। इसमें क्या दिया है, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय
लगेगा। हमारे चेहरे पर कई नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बारे को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती है। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी यानी कि दैनंदिनी डायरी को कहा गया है, डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हमें शांत नहीं रह सके। कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात और हम क्रोध करने लगते हैं, वो हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक देते हैं, यानी कि फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। दोस्तों इसमें कहा गया जो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है उसे कैसे शांत करें, यानी कि आपको क्रोध हो तो आप लोग उसे डायरी में लिखकर अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। जिससे जो क्वेश्चन है दोस्तों बनते हैं, वो आपको 5 क्वेश्चन बनेंगे, आइए आपको उसको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 76 बना है। इसमें क्या कहा है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें, यानी कि इसमें रात में जो करने को कहा है वही अभी यहाँ पे पढ़े आप लोग। जो दिन भर करते हैं उससे आप लोग अपने डायरी में नोट कर लें, यानी दैनंदिनी में लिख लें। तो क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, जो आप लोग क्रोध अनुभव करते हैं उसे अपनी डायरी पर लिखें। क्वेश्चन नंबर जो 77 दोस्तों, उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, यानी कि जो गद्यांश पूरा इसका शीर्षक हमें किससे, यानी कि शांत रहो सुखी रहो, यानी कि जब हम लोग शांत रहेंगे तो सुखी रहेंगे। शांत रहने से हमें हमारे अंदर की बीमारियों से हम लड़ पाएंगे, यानी हमें क्रोध नहीं आएगा, जिससे हमें कई बीमारियों पे हम लोग मतलब बंधन लगा सकते हैं। इसी तरह हमारे क्वेश्चन में जो 78 होता है, इसमें क्या पूछा गया है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है, यानी कि महायोग। महायोग से आप लोग क्रोध को शांत कर सकते हैं। क्रोध को आप लोग योग करें, स्वस्थ रहें। ये आप लोगों को काफ़ी आजकल हमारे जो योग चल रहा है वो काफ़ी आप लोगों को मालूम होगा इसके बारे में, योग कितना आगे है। योग से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो क्रोध पे भी आप लोगों को अगर क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का क्या नाम दिया गया, तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रवृत्ति का नाम है महायोग है। महायोग से आप लोग अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया था क्रोध पर नियंत्रण रखने से पाचन क्रिया स्वतः ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे पाचन क्रिया से जुड़े सभी रोग हमें मुक्त कर देते हैं, यानी रोग दूर हो जाते हैं जब पाचन क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 80 है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर जाती हैं। तो चिंता की रेखाएं जो उभर जाती है दोस्तों, वो ओजस्वी चेहरे पे, यानी कि चिंता तो होती है जब दोस्तों आप लोगों को क्रोध आता है। अब आइए दोस्तों, जिसका इंतज़ार रहता है दोस्तों, काफ़ी बच्चे इसका अच्छे से तैयारी करते हैं, यानी कि सभी लोग ये 20 नंबर का पूछा जाता है, इसीलिए सब लोग दोस्तों इस पे ज़्यादा ध्यान करते हैं। हम चाहेंगे भी आप लोग इसे अच्छे से इसको पढ़ें और इसमें से 20 में 20 नंबर आप लोग ज़रूर लेकर आए। तो देखिए दोस्तों, आइए हमारा 81 से 85 नंबर है। निम्नांकित आरेख को का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो दोस्तों बे दिया है, देखिए क्वेश्चन में ये प्रतिशत में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नीचे जो पहला है वो भोजन पर 20% व्यय है और बचत है 12.5%, और कपड़ा पे जो व्यय है दोस्तों 15% है, वो मकान पे जो व्यय है वो दोस्तों 10% है, शिक्षा पर व्यय है दोस्तों जो 5% है,
और परिवहन पर जो व्यय है दोस्तों भी 20% है, और अन्य जो उनका व्यय है दोस्तों वो भी 17.5% है। तो आइए दोस्तों हम अपना क्वेश्चन नंबर पहला यानी कि 81 देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया पहला, भोजन पर व्यय की आय का प्रतिशत है। तो दोस्तों तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सिर्फ भोजन पे आय का व्यय का प्रतिशत बताना, तो आप लोग सीधे देख सकते हैं इसमें 20% दिख रहा है। तो आप लोग ऑप्शन में ऐसे दिया गया होगा। फिर दिए गए आरेख में स्पष्ट है कि भोजन पर आय का 20% व्यय किया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 20% जो दिया होगा ऑप्शन में उस पर आप लोग टिक कर सकते हैं सीधे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82 दिया है, ये थोड़ा सॉल्व करने वाला है, तो इसे भी समझते हैं। ये इसमें दिया है कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत एवं आय के प्रतिशत से कितना अधिक है दोस्तों, यानी कि कमी निकालना आपको हम बता सकते हैं। तो इसमें दोस्तों कपड़ों पर व्यय, तो कपड़ों पर व्यय आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 15% दिया है। 3 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे कपड़ा लिखा है, वहाँ पे 15% दिया है। तो आप लोगों को 15 माइनस करना है। 15 माइनस किससे माइनस करना है दोस्तों, कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय, यानी बचत है जो उसमें बचत हमारा 12.5% है। तो इसमें से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो हमें कपड़ों पर व्यय है वो बचत से कितना अधिक। तो आप लोग ऊपर 15 माइनस जो बचत है वो 12.5 है, यानी कि 12.5 है। तो उसको घटाकर हम लोग 12.5 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। अगर कपड़ों से अधिक पूछता, ठीक है दोस्तों, तो हम कपड़ों वाला संख्या नीचे रखते। यहाँ पे हमें बचत पूछा तो बचत वाली संख्या नीचे रखते, तो प्रतिशत में ही हमें ज्ञात करना है, इसलिए दोस्तों इसमें 100 से हम गुणा कर दिए। तो आइए दोस्तों जब हम 15 में से 12.5 घटाएंगे तो दोस्तों 2.5 बचेगा, और गुणे में 100 दिया है, बटे में 12.5 दिया है। तो एक संख्या बाद पॉइंट ऊपर है, एक संख्या बाद पॉइंट नीचे, तो दोनों जगह हट जाएगा। ऊपर 25 हो जाएगा दोस्तों, नीचे 125 हो जाएगा। तो जब दोस्तों 125 का गुणा हम लोग एक 100 में गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा 2500 हो जाएगा, और 2500 को जब हम लोग 125 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे 20 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 20% इस पर भी आंसर आ जाएगा। तो आप लोग 20% वाला ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 83 है दोस्तों, इसमें दिया है यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय रुपये 1 लाख थी, तो 1993 में परिवार की कुल बचत थी दोस्तों। तो 1993 में परिवार की कुल आय दोस्तों 1 लाख थी, तो 1993 में परिवार की कुल बचत थी। तो ये बचत वाला फिर से देखना है आपको, यहाँ पे क्या दिया है 12.5% दिया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ष 1993 में परिवार की कुल बचत, तो आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 31 या 32 में बता चुके हैं शायद, हाँ 32 नंबर क्वेश्चन में बताए थे फार्मूला, वही फार्मूला इसमें आया है। तो जो कुल लागत थी यानी कुल आय 1 लाख, तो 1 लाख गुणे में अब बचत बटे 100, ठीक है दोस्तों, बचत बटे 100 करना है। तो कुल आय, ठीक, कुल आय हमारा 1 लाख था, तो गुणे 1993 में दोस्तों बचत कितना था 12.5 था, और जो यहाँ पे प्रतिशत दिए हैं उनका पूरे का योग 100 है। तो 100 में से 12.5% दिया है, इसीलिए हम लोग दोस्तों 100 से इसे डिवाइड कर दिए। तो जब 100 से 1 लाख को डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 1000 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। तो 1000 गुणे 12.5, जब दोस्तों 12.5 में हम 1000 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 12,500 रुपये आ जाएगा, यानी कि जो कुल आय 1 लाख थी, तो 1993 परिवार की कुल बचत कितनी थी 12,500 रुपये थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय अन्य किस मद पर व्यय किए गए व्यय के बराबर है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये चित्र में हमारा 1 2 3 4 5 6वें नंबर पे जो परिवहन दिया है इसमें 20% है, तो यानी जो 20% इस पर व्यय किया गया है ये और किस चीज़ पे और व्यय कर गया है, तो यानी भोजन पे भी 20% ही व्यय किया गया है। तो आप लोग यहाँ ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है कि 84 का आंसर दिया दोस्तों, हमने लिखा है परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय भोजन पर किए गए व्यय के बराबर है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, इसमें क्या दिया है परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस
पर किए गए व्यय से अधिक है, यानी कि जो परिवार की बचत है वो निम्नलिखित में से किए गए व्यय किस व्यय से अधिक है दोस्तों। तो फिर से देखिए, परिवार की बचत निम्नलिखित में से, जो बचत है वो निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। तो इसमें जो यहाँ पे 2 नंबर पे बचत है, ठीक है, तो इन सब में देख लेना किस पर व्यय किए गए हैं जो उससे कम है, यानी उससे थोड़ा कम है। और इसमें यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मकान है, यानी कि इसमें 10% दिया है और 10% से थोड़ा अधिक यानी कि 12.5% है। तो ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे मकान दिया है, इसलिए हम मकान पे टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 85 कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप लोग इसका अगर PDF चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो अपलोड होने के बाद हम लोग दोस्तों उसकी लिंक, उसका PDF तुरंत वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से तुरंत जाकर इसे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं पा रहे हैं तो आप हमारा नंबर पर है, आप लोग हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय भेजिए, बोलिए कि हमें PDF चाहिए, हम आप लोग को PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक है। इसमें क्या दिया गया है दिए गए ग्राफ का सावधानी से अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि 86 से 90। आप लोग देख लीजिए पहले साइन, यानी कि क्या कैसे दर्शाया गया है। तो जो प्रकार A है दोस्तों, ये गोल है और इससे पूरा भरा हुआ है, और ये जो B है ये प्रकार B है, ये वर्गाकार है, और जो ये प्रकार C है दोस्तों, ये त्रिभुजाकार है। अब यहाँ देखिए, जो बिस्कुटों की संख्या दोस्तों दी है ये हमें लाखों में दी है, और इधर दोस्तों वर्ष हमें दिया गया है। तो आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 86 दिया गया था, इसमें दिया गया दोस्तों वर्ष 1995 से 1996 में C प्रकार के बिस्कुटों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं, वर्ष 1995 से 1996 में क्या क्या है C प्रकार के बिस्कुटों में, यानी कि C प्रकार के जो बिस्कुट होते थे, मतलब जो बिस्कुट है उनमें क्या कमी आई है। तो हमें वो आप लोगों को कमी दिखाना है। तो आइए हम लोग कमी कैसे निकालते हैं। इस C प्रकार कैसे यहाँ पे त्रिभुजाकार दिया, तो वर्ष 1995 से 1996 में C प्रकार के बिस्कुटों के उत्पादन में कमी निम्न प्रकार हुई है। तो ये 1995 में देखिए दोस्तों, जो त्रिभुजाकार है ये पहले हमें 15 लाख हुई, फिर जब 1996 में आई तो देखिए दोस्तों त्रिभुज 10 के सामने आ गया, यानी कि हमें 10 लाख बिस्कुट बनाए गए। तो यानी कि 1995 में दोस्तों 15 लाख बिस्किट बनाए गए थे, और 1996 में दोस्तों 10 लाख बिस्किट बनाए गए। तो आप लोग हमें यहाँ पे क्या बताना था, अभी आपको बता चुके हैं, जिसके बारे में निकालना है उसे नीचे रखा जाता है, यानी कि 15 - 10/15, और यहाँ पे प्रतिशत कमी हुई, तो प्रतिशत में कमी निकालने के लिए आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत में आ जाएगा। तो दोस्तों 15 में से 10 घटेगा तो 5/15 गुणे में 100। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 33, सही 1/3% होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में ये ऑप्शन में नहीं था, इसलिए यहाँ पे D ऑप्शन इसका सही होगा। आप लोग दोस्तों वहाँ से देख सकते हैं, जो हम आपको मॉडल पेपर पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, उसमें दिया है कि कोई नहीं है। ठीक है, कोई विकल्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 87 दिया है, इसमें क्या दिया दोस्तों, वर्ष 1996 में उत्पादित A प्रकार के बिस्कुटों की संख्या वर्ष 1998 में उत्पादित C प्रकार के बिस्कुटों की संख्या का कितने प्रतिशत है। दोस्तों वर्ष 1996 में A प्रकार के जितने बिस्कुट बनाए गए हैं वो 1998 में C प्रकार के बिस्कुटों द्वारा बनाए गए हैं, उनमें कितना फर्क है दोस्तों। तो हमें किस साल में 1996 और 1998 में दोस्तों A प्रकार, 1998 में हमें C प्रकार। तो 1996 में दोस्तों जो A प्रकार है गोलाकार था, यानी कि हमें 15 लाख है, और 1998 में जो C प्रकार है दोस्तों, ये C प्रकार है त्रिभुजाकार, ये है एवं 20 से 20 लाख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग 20 लाख दिया है तो कैसे इसे
निकालते हैं तो 20 लाख प्रतिशत में भी ज्ञात करना है। तो 15 बटे क्या 25 क्योंकि हम सी के बिस्कुटों की संख्या में दोस्तों निकालनी थी, इसीलिए 15 किसके 1996 में थी इसलिए ऊपर रखे, और बटे में 25 और गुणे में 100 इसलिए लगाया क्योंकि ये प्रतिशत था। तो अब इनको दोस्तों सॉल्व किए जो 25 जो 15 को 5 से काटे तो 5 थे 15 और 25 को 5 से काटे तो 25, फिर 5 से हम लोग दोस्तों 100 को डिवाइड किया तो 20 आ गया। तो 20 को सर 3 में जब गुणा किया तो 20 थे 60% आ जाएगा, यानी कि जो 1998 में उत्पादित सी प्रकार के बिस्कुट की संख्या थी वो 60% अधिक थी किससे 1996 से। ठीक है दोस्तों, आइए मानी कि ए प्रकार से समझ सकते हैं आप लोग। अब ए प्रकार कह सकते हैं भाई, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 88 दिया इसमें क्या कहा है, कितने वर्षों में ए प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन दिए गए वर्षों में उसके औसत उत्पादन से कम रहा है, यानी कि कितने वर्ष में ए प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन दिए गए वर्षों में उसके औसत उत्पादन से कम रहा है। यानी कि जो यहाँ पे पूरे में देख लीजिए ए प्रकार यानी कि जो गोलाकार है यहाँ पे ये प्रकार का पूरा हमें दोस्तों निकाल लेना है, फिर चेक करना है कि किन किन सालों में इनका जो औसत आएगा उन औसत से कितने सालों में कम बिस्किट तैयार हुआ। तो दोस्तों जब हम 1994 में देखेंगे दोस्तों 20 लाख है, और 1995 में देखेंगे दोस्तों 10 लाख हुआ, 1996 में दोस्तों 15 लाख हुआ, 1997 में भी दोस्तों 15 लाख ही बिस्किट रहे, और 1998 में दोस्तों 20 लाख बिस्किट बने, और 1990 में जब हम देखेंगे दोस्तों तो 25 लाख बिस्किट बने, और जब पूरे 2000 में देखते हैं दोस्तों तो 35 लाख बिस्किट बने। अब हम इनको जोड़ लेंगे और फिर जितने आएंगे यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ए प्रकार के बिस्कुटों का औसत, तो जोड़ने के लिए 20 लाख था, 10 लाख था, 15 लाख था, 15 लाख था, 20 लाख था, 25 लाख था और 35 लाख था। ये 7 बार है तो 7 से डिवाइड कर दिए दोस्तों। इसको पूरा जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 140 आएगा, 140 बटे 7 यानी 7 से डिवाइड करना था। तो 7 से जब इसको दोस्तों डिवाइड करेंगे तो 20 लाख आएगा, यानी कि इनका जो हर साल का एवरेज था कि 7 साल में हर साल में कम से कम इनको 20 लाख बिस्किट बनाने हैं। तो 20 लाख बिस्किट ये बनाएंगे। तो 3 वर्ष ऐसे हुए जिसमें इन्होंने 20 लाख बिस्किट नहीं बना पाया, यानी कि 1995 1996 1997। आइए चित्र में हम एक बार देख सकते हैं। 1995 में देख सकते हैं हम लोग 10 लाख बनाए थे, 1996 में दोस्तों 15 लाख और 1997 में भी 15 लाख ही बिस्किट बना पाए, इसलिए अपने एवरेज के बराबर भी नहीं पहुंच सके। इसमें यही पूछा गया है कि उत्पादन दिए गए वर्षों में उसके औसत उत्पादन से कम रहा, कितने वर्षों में, यानी कि 3 वर्षों में उसके औसत से भी उत्पादन उसका कम रहा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर हम जब 89 पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, कंपनी द्वारा वर्ष उत्पादित बी प्रकार के बिस्कुटों का औसत संख्या लगभग कितनी है। यानी कि दोस्तों जो कंपनी द्वारा वर्ष उत्पादित बी प्रकार के बिस्कुटों की औसत संख्या लगभग करनी है। अब जैसे आप लोग ए प्रकार के निकाले वैसे आप लोग बी प्रकार के भी निकाल सकते हैं, यानी कि सभी को हमें जोड़ना है और 7 संख्याएं हमें यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है। तो बी प्रकार कैसे है, त्रिभुजाकार है, तो बी प्रकार 1995 में दोस्तों 15 लाख, 1994 में दोस्तों 15 लाख, 1995 में दोस्तों 22.5 लाख के अब है, और जो 1996 में दोस्तों 30 लाख है, और 1997 में भी दोस्तों 22.5 लाख के एवं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और 1998 में है दोस्तों 15 लाख, और 1999 में दोस्तों 20 लाख, और 2000 में पूरे 25 लाख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आइए अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 में जो बी प्रकार का हमें औसत निकालना था उन्हें 7 को एक में ऐड करते हैं और हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे 150 बटे दोस्तों 7 आया है, 150 बटे 7 लाख। अब जब दोस्तों हम 7 से डिवाइड करते हैं 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे दोस्तों 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो 7 करना 7 ऐसे ही करते जाएंगे दोस्तों। हम इसलिए इसको 2.2 लिख सकते थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम सीधे इसको 22 लाख एबव कर दें। 22 लाख इसलिए एबव कर दिए दोस्तों, ऑप्शन में हमारा दिया था 22 लाख और 20 लाख दिया गया था हमारे ऑप्शन, जो हमें ऑप्शन उसमें प्रोवाइड थे दोस्तों, आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो उस ऑप्शन में दोस्तों 22 लाख था, 20 लाख था, 25 लाख था, 23 लाख था। तो हम सॉल्व किए दोस्तों, तो 22 लाख के एबव आया, इसलिए हम इसको
22 लाख मान लिया लगभग। ठीक है दोस्तों, ये 22 लाख इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसमें 90 भी दिया गया था, तो दोस्तों हम शायद 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो देख लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमारे से। तो क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सभी तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन 60 लाख थी। यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है इन तीनों को, मतलब तीनों जो एक वर्ष में 3 प्रकार के बिस्कुट बनाए जा रहे हैं, तो किस वर्ष में 60 लाख बिस्कुट बनाए गए थे। तो आप लोग सीधे देख सकते हो 1998 में। यानी कि दोस्तों 1998 में जो ए प्रकार का बिस्कुट था ये 15 लाख बनाया गया, और जो बी प्रकार का था वो 15 लाख बनाए गए, और ए प्रकार वाला 20 लाख बनाए गए, और जो सी प्रकार का था दोस्तों 25 लाख बिस्किट बनाए गए। तो यहाँ पे हम ऐड करके दोस्तों यहाँ पे लिखे तो आप लोग देख सकते हो 1998 में 15 लाख प्लस 20 लाख प्लस 35 लाख, ये यानी कि बराबर 60 लाख होंगे। यानी कि 1998 में 60 लाख बिस्कुट बनाए गए। अब भैया दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के लिए ये चित्र हमें दिया गया है। इसमें क्या कहा है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या कहा है, वर्ष 2015 में एक परिवार का विभिन्न मदों पर किया गया खर्च, यानी कि यातायात पे एक परिवार 18 डिग्री खर्चा किया, और शिक्षा पे 43.2 डिग्री खर्चा किया, आवास पे 54 डिग्री खर्चा किया, और वस्त्र पे 36 डिग्री खर्चा किया, भोजन पे 82.8 डिग्री खर्चा किया, और जो बचाया उन्होंने वो 54.54 डिग्री बचाया, और जो अन्य खर्चा समझ लो या अन्य किसी में वो जो व्यय किए या खर्च किए वो 72% है दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा भोजन पे लगा वो 82.8 डिग्री है दोस्तों। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग को मालूम है पूरा कोण हमारा 360 डिग्री का होता है। तो जब सॉल्व करेंगे इसमें तो सभी में आप लोगों को 360 डिग्री से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये अंक में हमें मिलेगा, जिससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइएगा हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया है, यदि वर्ष 2015 का कुछ खर्च कितना, कुछ खर्च रुपये 46,000 था, यानी कि 2015 में जो खर्च था वो 46,000 रुपये था, तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था। तो दोस्तों भोजन के मद में खर्च किया यानी कि 82.8 डिग्री खर्चा किया गया। तो 82.8 को हम पहले 360 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिग्री हट जाएगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 46,000 रख लेना। ये आपको ध्यान में रखना कि जो खर्च होगा उसे हम मल्टीप्लाइड में, यानी कि कुल मूल्य या कुल लागत जो होता है उसे मल्टीप्लाई में रखते हैं, और जिसके अकॉर्डिंग निकालते हैं उसको ऊपर, और जिसके अंडर निकालते हैं उसको 300 मतलब सॉरी उसको नीचे रखकर उसे डिवाइड करते हैं। तो 360 से जब हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये देख लो जब 828 दिया था ऊपर, तो 828 में से जब एक जीरो 46,000 का गुणा होगा दोस्तों 828 हो जाएगा, और यहाँ से 360 में से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों 460 बचेगा, और नीचे 36 बचेगा, मतलब 828 गुणे 460 बटे 36। अब 36 से जब दोस्तों 828 को डिवाइड करेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा, 10 बचेगा दोस्तों 108 हो जाएगा, 36 108 यानी कि 23 गुणे 460 होगा। अब 23 गुणे जब 460 करेंगे दोस्तों तो हम इसका मल्टीप्लाई हमारे 10,580 आएगा, यानी कि 10,500 रुपये 580 रुपये खर्च हुए। ठीक है, उस पे भोजन पे। आइए क्वेश्चन नंबर जब 92 हम देखते हैं, यदि कुल खर्च 46,000 रुपये था तो वस्त्रों और आवास पर कुल कितना खर्च हुआ। आइए यहाँ पे देखिए किस पे पूछा गया, वस्त्र और आवास पे। तो वस्त्र पर देखिए यहाँ पे 36%, आवास पे सॉरी दोस्तों वस्त्र पे 36 डिग्री और आवास पे 54 डिग्री दिया गया। तो आइए यहाँ पे हम लोग दोस्तों देखते हैं अभीष्ट खर्च, यानी कि 54 प्लस 36 बटे 360। आप लोगों को बताया 360 से जब डिवाइड करेंगे तभी आप लोग ये डिग्री हटाकर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो 354 प्लस 36 यानी ये तो नीचे आप लोग देख सकते हैं, हम एक बार इसे सॉल्व कर भी लिखे हैं। तो 54 प्लस 36 होता है दोस्तों 90, गुणे में 46,000 था, बटे में 36 था, 360 यानी कि दोस्तों 90 का 90 चौको 360 होता है, तो यानी कि 46,000 बटे 4। जब 4 से इसको डिवाइड किया दोस्तों 4 एकम 4 बचा 2 हो गया, यहाँ पे 20 4 पंचे 20, और जो जीरो बचे उसके पीछे लगा दिया, यानी कि 11,500 रुपये हमें वस्त्रों और आवास पर कुल खर्चा किया गया इनके द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 93 पे हम लोग चलते हैं।
इसमें कहा गया आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए हम चित्र से फिर समझ लेते हैं। आवास पे दोस्तों 54% खर्चा किया गया था और जो शिक्षा पे खर्चा किया गया है दोस्तों वो 43.2 खर्चा किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 के हिसाब से जो हमें पूछा गया इसमें अभीष्ट अनुपात यानी कि किसमें शिक्षा, तो दोस्तों शिक्षा 54 है और जो नीचे सॉरी दोस्तों आवास है, जो आवास पे 54 और शिक्षा 43.2, इसलिए शिक्षा नीचे को हम लोग रखे हैं। जब अब 32,400 मतलब दोस्तों 43.2 है तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा यानी कि 540/432 आ जाएगा दोस्तों। अब 540 को आप लोग किससे काट सकते हैं, तो 540 को आप लोग अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 चौक 48 बचा 60 हो गया 60 यानी कि 12 पंचे 60 तो 45 और बट्टे में 432 को 12 से जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 12 3 36 बचा 6 सॉरी दोस्तों 7 बचेगा हो जाएगा 72 12 6 72 यानी कि 45/36 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों जब आप लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचे 45 और 9 चौक 36 यानी 5/4 तो ये 5/4 के अनुपात में आएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 पे हम लोग ध्यान देते हैं। पाई रेखा से पता चलता है पाई आरेख से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद थी। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें कौन किसमें खर्च किया गया, तो हम आप लोगों को जब क्वेश्चन पढ़े थे तभी बता चुके कि भोजन पर खर्चा किया गया 82.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लिख देना कि भोजन पर। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 95 जब देखते हैं। यदि परिवार का वर्ष 2015 का कुल खर्च 46,000 रुपये था तो परिवार की बचत कितने रुपए थी। अब देखिए बचत की बात आई है दोस्तों, मतलब जब बचत की बात आई है दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिए बचत कितना था 54 डिग्री सेल्सियस था। तो 54 बटे अभी 360 डिग्री से आपको डिवाइड भी करना है तो 54/360 और मल्टीप्लाई में आपको 46,000 रुपये रखना है। तो जब आप लोग 54 से दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 360 को यानी कि 3 18 3 54 और 18 दूना 36 18 भी सेम 360 होता है। और जो 20 से हम लोग 3/20 गुणे में 46,000 आएगा दोस्तों। 20 से जब हम लोग 46,000 को डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 2,300 में मिल जाएगा यानी कि 20 दूनी 40 बचा 6 हो गया 60 20 थे 60 और 2 जीरो बचे हो तो 0 पीछे लग गए यानी कि 3 गुणे में 2,300। अब इनका जो मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो दोस्तों 2,300 का गुणा 3 से करेंगे तो 6,900 रुपये आएगा। ठीक है दोस्तों। अब आइए हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर यानी कि 96 से 100 की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन नंबर है और ये हमारे पूरे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 96 से 100 निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विगत वर्षों में 3 वर्ष की जनसंख्या जो दी है दोस्तों वो लाखों में दी है। तो जो दोस्तों इधर ABC संख्या दी है दोस्तों ये लाखों में यानी कि 4.5 लाख 4.8 लाख ऐसे दी है। तो 2002 में दोस्तों ए की जनसंख्या कितनी थी 4.5 लाख थी, बी की थी 3.2 लाख और सी की 5.6 लाख। ऐसे ही दोस्तों 2007 तक दी हुई है। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 96 से सॉल्व करते हुए चलना है। इसमें क्या दिया क्वेश्चन नंबर 96 में, सभी वर्षों को मिलाकर राज्य बी की औसत जनसंख्या दोस्तों कितनी है। तो ये दोस्तों राज्य बी में देखते हैं औसत जनसंख्या दी है तो दोस्तों जो 3.2 लाख 3.6 लाख 3.4 लाख 3.8 लाख 4.1 लाख 4.4 लाख दिया है। इसको जोड़कर फिर देख लीजिए कितनी बार दिया है यानी कि 6 बार दिया है तो 6 से हमें डिवाइड करना था दोस्तों। तो हम तो दोस्तों 3.2 लाख प्लस 3.6 लाख प्लस 3.4 लाख प्लस 3.8 लाख प्लस 4.1 लाख प्लस 4.4 लाख बटे में 6। अब इसको दोस्तों जब पूरा ऊपर वाला जोड़ते हैं दोस्तों मतलब 22.5 लाख 22.5 बटे 6 लाख आता है दोस्तों। अब 6 से जब दोस्तों 22.5 को हम डिवाइड करते हैं तो 3.75 लाख आता है। ऑप्शन में आप लोगों को 3.75 लाख मिल जाएगा। आप लोग 3.75 लाख पे टिक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आया दोस्तों तो आप लोग डायरेक्टली हमारे नंबर पे संपर्क करते हैं। हम आपको व्हाट्सएप पे लाइव जुड़कर भी संपर्क करा कर बता सकते हैं कि कैसे किया हुआ दोस्तों, और कमेंट में बता सकते हैं तो हम आपको अगली वीडियो में भी बता सकते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जब 97 में आते हैं तो इसमें क्या कहा है, वर्ष 2002 से 2003 में
राज्य ए की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि दोस्तों 2002 दिया है, उसी के बगल में दोस्तों 2003 दिया। तो इसमें देखना दोस्तों जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो हमें वृद्धि जब निकालना है दोस्तों सिर्फ किसमें, ए में निकालना है। तो ऊपर ही देखिए पहले 2002 में 4.5 से 4.8 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हमें 4.8 में से माइनस करना है 4.5 बटे में 4.5 करना है, यानी किसके अंडर में निकालना था, 2003 सॉरी दोस्तों 2002 के। तो जब 4.8 में से 4.5 दोस्तों हम माइनस करेंगे तो 0.3 बचेगा, और बटे में 4.5 गुणे में 100। ये याद करना 100 किस लिए लगाया जाता है, प्रतिशत के लिए आप लोग को 100 लगाना ही लगाना है अगर प्रतिशत दे रखा है तो। दोस्तों 0.3 बटे 4.5 आएगा, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा दोस्तों, 3 बटे 45 गुणे में 100। तो बराबर दोस्तों 3 का गुणा 100 में होगा तो वहाँ पे 300 हो जाएगा, बटे में 45। अगर 15 से इसको दोस्तों जब हम डिवाइड करेंगे तो 15 से 45 हो जाएगा, और 300 को जो 15 से काटेंगे दोस्तों तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20 बटे 3 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 सही 2/3 हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 6 सही 2/3% हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर हम लोग चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर जो 98 दिया दोस्तों, 3 राज्यों की कुल जनसंख्या में क्रमशः 2004 और 2005 में कितना अंतर दिया है। भाई ये दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 के लिए देखते हैं वर्ष 2004 और 2005 में। ठीक है दोस्तों, क्या अंतर है, यानी कि उनकी जनसंख्या में कितना अंतर आया। तो 2004 में दोस्तों 5.2 लाख, 3.4 लाख और 5.8 लाख, इन तीनों को जोड़ते हैं। और 2005 में जो दिया 5.4 लाख, 3.8 लाख और 6.3 लाख, इनको दोस्तों हम यहाँ पे देखिए जोड़े हुए हैं प्रश्न नंबर 98। यानी कि ऊपर जो 2004 में दिया है 5.2, 3.4 और 5.8 लाख को जोड़ते हैं तो आता है 14.4 लाख। और 2005 में दोस्तों 5.4, 3.8 प्लस 6.3 लाख को जोड़ते हैं तो 15.5 लाख आता है दोस्तों। फिर जब हम इसको जोड़ते हैं तो 15.5 लाख आता है, तो फिर इसको करके पूछा, अंतर पूछा, तो इसीलिए हम और 2005 के अकॉर्डिंग पूछा, तो 15.5 माइनस 14.4 घटाएंगे तो दोस्तों 1.1 लाख बचेगा। तो हम दोस्तों इसमें 1 लाख का जब गुणा करेंगे 1.1 में, तो 1 लाख का गुणा होता है तो दोस्तों पॉइंट से 1 जीरो कैंसिल होगा, तो यानी कि 4 जीरो आ जाएगा 11 के पीछे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1,10,000, यानी कि जो 2004 में जनसंख्या थी वो तो बढ़कर 2005 में 1,10,000 हो गई दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 99 में हम देखते हैं 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी है। यानी कि हमें 2006 में जो तीनों राज्य हैं यानी कि ABC, इनकी औसत निकालना। तो 2006 में देखिए 5.8 दिया है और 4.1 दिया है और 6.6 दिया है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें इनका औसत निकालो तो कुछ नहीं करना है, इन तीनों को जोड़कर हमें 3 से सिर्फ डिवाइड करना है। तो यानी 5.8 लाख, 4.1 लाख, 6.6 लाख को 3 से डिवाइड करना है, तो 16.5 बटे 3 लाख आया दोस्तों। अब 3 से दोस्तों डिवाइड करेंगे जब हम 16.5 को, तो 3 बचे 15 बचा, 1 हो गया 15, 3 बचे 15, यानी कि 5.5 लाख होगा इन तीनों संख्याओं का औसत। मतलब 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या 5.5 लाख होगी दोस्तों। ठीक है, आइएगा दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 और इस प्रैक्टिस सेट का हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों। तो क्रमशः 2004 और 2005 में 3 राज्यों की कुल जनसंख्या के बीच क्या अनुपात है। तो हमें दोस्तों 2004 और 2005 में निकालना था दोस्तों। 2005 में क्या दिया 5.2 लाख, 3.4 लाख, 5.8 लाख, और 2005 में जो दिया दोस्तों 5.4 लाख, 3.8 लाख और 6.3 लाख दे रखा है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 में जब हम देखते हैं तो अभी से अनुपात ही इसमें निकालना था। तो ऊपर हम लोग पहले क्या लिखे, अनुपात 2004 का लिखे हैं, तो 5.2 लाख प्लस 3.4 लाख और प्लस 5.8 लाख। फिर नीचे 2005 का जो दोस्तों लिखे हैं तो 5.4 लाख और 3.8 लाख प्लस 6.3 लाख लिखा गया है दोस्तों हमारे द्वारा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देखते हैं, ऊपर वाला जब जोड़ते हैं दोस्तों 14.4 लाख आता है, नीचे वाला जोड़ते हैं दोस्तों 15.5 लाख आता है। तो दोस्तों 1 पॉइंट के बाद ऊपर दशमलव, 1 पॉइंट के बाद नीचे दशमलव, तो दशमलव से दशमलव हम लोग हटा देते हैं तो 144 बटे 155 आ जाता है। सीधे हमें इसको जब हमें सीधे दोस्तों अनुपात में लिखना था तो हमें ऑप्शन में 144 अनुपात 155 था, इसलिए इसे बिना सॉल्व किए आप लोग भी लिख सकते हैं। तो 144 अनुपात 155
55 लिखा जाएगा। दोस्तों इसी तरह हमारे प्रैक्टिस सेट के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो दोस्तों, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई वो भी बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है दोस्तों जो यूपी SSC पेट में फॉर्म डाला है या उसका पेपर 15 या 16 अक्टूबर में पड़ रहा है, तो दोस्तों ये आप लोग उसको शेयर कर दीजिए ताकि उसके लिए भी हेल्पफुल हो सके। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अपना अगला प्रैक्टिस सेट जब अपलोड करें दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।